अभी तक हमने देखा कि राइट हैंड साइड में क्या था, Q इजिकल टू 0 था। कहने का मतलब हम फर्स्ट केस में चल रहे थे और सेकेंड केस बनेगा, इसका केस सेकेंड बनेगा व्हेन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब हमारे पास में कुछ ऐसी इक्वेशन बनेंगी d2y/dx2 प्लस 3dy/dx और प्लस 2y और इज इक्वल टू e⁻3x। इससे पहले क्या हुआ करता था, राइट हैंड साइड क्या हुआ था, 0 होता था। और जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता था हम क्या बोलते थे इसको, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ करता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था उसी को हम क्या बोलते थे, कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते थे। और जब Q इजिकल नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तब क्या रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा, जिसको CF बोला जाता है। इसी के साथ में पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आपको निकालना होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो ये हो जाएगा CF प्लस PI। अब पर्टिकुलर को इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास में मेन जो रूल है, इसके 5 रूल रहेंगे और 5 जो रूल है एक एक करके हम बात करेंगे कि पहले फर्स्ट रूल समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड रूल समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे और जब आपके पास में पूरे 5 रूल हो जाएंगे तब आप देख सकते हैं कि इसका कोई भी क्वेश्चन आप CF और PI राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0 का भी कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब फर्स्ट रूल करेंगे हम तो इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे, जब सेकंड रूल करेंगे तब वहां पर फर्स्ट रूल की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। जब थर्ड रूल पढ़ेंगे हम तब वहां पर फर्स्ट रूल की भी जरूरत पड़ेगी, सेकंड की भी पड़ेगी। कहने का मतलब फोर्थ रूल जब पढ़ेंगे तब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों की जरूरत पड़ेगी और फिफ्थ रूल पढ़ेंगे तब चारों रूल की आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि आपको प्रॉपर तरीके से सीखते हुए जाना है। आप सोचेंगे कि नहीं मैं पहले तो फिफ्थ रूल पढ़ लेता हूं तो काम यहां पर बिगड़ने वाला है, ठीक है ना। तो एक सीक्वेंस प्रॉपर तरीके से हमें आगे की ओर बढ़ना है। रूल बड़े सिंपल है, यदि आप प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे तो आसानी से इसको समझ सकते। कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिस इसमें मस्ट है, ठीक है। रूल को समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, पहले एग्जांपल देख रहे हैं और फिर उसके बाद में रूल समझेंगे। ध्यान देना, इधर वही वाला पिछला एग्जांपल ले रहे हैं हम, d2y/dx2 प्लस 3dy/dx प्लस 2y और इज इक्वल टू e⁻3x, ठीक है। ये लिख दिया हमने। क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। सबसे पहला काम तो क्या करना है, हमें इसको d के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है, d/dx को d लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, d² प्लस 3d प्लस 2 और y इज इक्वल टू e⁻3x। मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा पहले से करते आ रहे हैं वही काम यहां पर है, ठीक है ना। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज और जहां जहां डी है वहां पर क्या रखना है, हमें m रखना है। लेकिन याद रखें कि राइट हैंड साइड आपको 0 लेके चलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m² प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में चाहे कुछ भी हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन जब लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड क्या रखना है, हमें 0 रखते हुए चलना है। ब्रेक करेंगे, m² प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट किया हमने 3m को, तो m प्लस 1 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं और m प्लस 2, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और हमारे पास में m की वैल्यू आ गई यहाँ पर, m इज इक्वल टू आ गया -1 एंड -2। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये काम हमने पिछले एक्सरसाइज में पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। हम पहले क्या लिखते थे, जब राइट हैंड साइड में 0 हुआ करता था तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते थे। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज क्या होगा, CF इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, CF इज इक्वल टू C1 e⁻⁻x प्लस C2 e⁻⁻2x। कोई प्रॉब्लम, और इसको इक्वेशन दे देंगे हम फर्स्ट।
हमेशा क्या करते थे पहले, जब राइट हैंड साइड 0 हुआ करता था तो इसको y इक्वल टू डायरेक्ट फाइनल आंसर बोलते थे हम। इतना काम तो आपको हमेशा करना ही करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अब पी आई इज इक्वल टू नाउ पी आई इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, जो डी वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये बात को समझना आप प्रॉपर तरीके से। ये वाला जो डी वाला पार्ट है इतना, इसको 1 के अपन में लिखना है आपको, डी स्क्वायर प्लस 3d और प्लस 2 और इंटू ये यहां पर जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको यहां पर लिखना है, e रेज़ टू दी पावर 3x। बात समझ में आ गई? सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो डी वाला पोर्शन है उसको क्या करना है, नीचे लिखना है, और जहां खत्म हो जाएगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में e रेज़ टू दी पावर 3x लिखना है। कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, अभी ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है भाई। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो फिर 1/d का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा कि नहीं। यहां पर जो भी फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन होगा 1/d का मतलब। तो ये 1/d के फॉर्म में फंक्शन है, तो यहां पर क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव करना होगा हमें इतने का, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको इसी साइड में लिखना है। कई बच्चे अगर ऊपर लिख देते या इधर लिख देते तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 1/, जहां जहां d है वहां पर x का कोफिशिएंट रख देना। जहां देखिए x का कोफिशिएंट कौन है, 3 है, जहां जहां d है वहां पर 3 रख देता हूं मैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 और प्लस 2 और e रेज़ टू दी पावर 3x जैसे को वैसे। कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 18 और कितना हो गया 20। तो e रेज़ टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाय 20, ये क्या हो गया, पी आई हो गया। ये क्या हो गया, पी आई हो गया। और इसको दे देंगे हम इक्वेशन सेकेंड। बात समझ में आ गई? अब कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई। तो क्या हो जाएगा, CF कितना आया था, y इज इक्वल टू C1 e रेज़ टू दी पावर -x प्लस C2 e रेज़ टू दी पावर -2x प्लस पी आई कितना है, e रेज़ टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाय 20। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बोला था कि भाई ये जो होता है e रेज़ टू दी पावर 3x, इसको ऊपर नहीं लिखना चाहिए। कहाँ लिखना चाहिए, लास्ट में लिखना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्यों लिखा है, ये यहाँ से d खत्म हो गया ना। अब भाई यहाँ से d खत्म हो गया, अब आप चाहे ऊपर लिखो, चाहे पहले लिखो, चाहे बाद में लिखो, लेकिन जब तक नीचे d रहेंगे तब तक ये इधर नहीं खिसक सकता। इस बात का खास करके ध्यान रखना। देखिए ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि देखिए मैं क्या करता हूँ, 1/d और यहाँ पर x लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ 1/d, या तो इसको लिख देता हूँ मैं x डिवाइडेड बाय d, और एक बार लिख देता हूँ 1/d। तीनों का मतलब, तीनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पर देखना। इसका मतलब ये होता है कि 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, किसका, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इसकी मीनिंग होती है ये वाली। इसका मतलब क्या होता है, एक से बाहर निकल चुका ऑलरेडी, और एक से बाहर निकल चुका, और यहाँ पर क्या बचा 1dx। ये x लाइन के ऊपर है, इसका मतलब वो बाहर निकल चुका है, और 1 का dx का इंटीग्रेशन करना है हमें। इसका भी मतलब यही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1dx। तो दोनों में अंतर है ना, ये अलग चीज़ हो गई और ये दोनों अलग हो गया। तो तरीका ये वाला सही होता है, ये वाले तरीके गलत होते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि 1/d वाली जब भी टर्म है, फंक्शन है, तब आपको इसको इसी साइड में लिखना है, ठीक है। ऐसा आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि बड़ा सिंपल सा काम है यार, ये तो पी आई निकालना। भाई इसको पूरा 1 के अपन में लिख दिया, राइट हैंड साइड में जो भी है उसको यहाँ लिख दिया, जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर x का कोफिशिएंट रख देना और वैल्यू आ जाएगी, और इसका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से 9 9 18 और 18 और 2 20, और इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब वास्तव में इसका रूल क्या है, क्योंकि अभी तक तो हमने रूल पर डिस्कशन ही नहीं किया। तो रूल क्या है, पी आई इज इक्वल टू वेन, फर्स्ट रूल है वेन क्यू इज इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर एक्स। बस याद रखना कि जब भी राइट हैंड साइड में ई रेज़ टू दी पावर एक्स हो, ठीक है, या तो फिर कांस्टेंट हो, या तो फिर साइन एच ए एक्स हो, या तो फिर कास
एच ए एक्स हो, ठीक है। इनमें से या तो ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, इनमें से कोई भी फंक्शन अगर आता है तो आपको फर्स्ट रूल अप्लाई करना है। बात क्लियर है? या तो ऐसा आएगा, या तो ऐसा आएगा, या तो ऐसा आया, या तो ऐसा आएगा। अब ऐसा क्यों? तो आपको मालूम है कि कांस्टेंट को ऐसा लिख सकते हैं ना, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास में 5 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू ई रेस टू दी पावर 0x लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसी के जैसा तो हो गया ये। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ x, तो इसको लिखा जा सकता ई रेस टू दी पावर x माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और कास एच एक्स इज इक्वल टू होता है ई रेस टू दी पावर x प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ऐसा या ऐसा भी रहेगा तो आपको आप उसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो इसका जो रूल है वो ई रेस टू दी पावर x ही है, लेकिन जब सिचुएशन सी और ऐसी भी रहेगी तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको ओवरऑल इसको इस बात को समझना है कि अगर ऐसा रहेगा तो क्या करना है। ध्यान देना इधर, पी आई इज इक्वल टू किसके इक्वल टू? पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ डी और ई रेस टू दी पावर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ ए और ई रेस टू दी पावर एक्स। समझ में आ गई बात? आप क्या करेंगे, जहां जहां डी है वहां पर एक्स का कोफिशिएंट रख देंगे और ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन कब? व्हेन फंक्शन ऑफ डी फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, ऐसा। क्लियर? फिर से और एक बार, आपने क्या किया, ये 3 जो है जहां जहां डी था वहां पर 3 रख दिया और कैलकुलेशन किया तो आपने देखा कि ये 0 नहीं हुआ, इसलिए आंसर हुआ। अगर ये 0 हो जाता ना तो फिर ये आंसर नहीं होता। तो फिर क्या होता आंसर? इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डी के रिस्पेक्ट यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर डी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर उसके बाद में ये रखेंगे यहां पर और ई रेस टू दी पावर एक्स। बात समझ में आई क्या? देखना, यदि आपने डी के जगह ये रखा और ए की वैल्यू अगर 0 नहीं हुई तो फिर तो यही पर बात खत्म हो गई। अगर ये रखा 0 हो गए तो आप क्या करेंगे? एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डी के रिस्पेक्ट यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ये रखेंगे, ठीक है। ये कब करना है ऐसा? व्हेन फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। कई बार क्या होता है, अभी भी ये 0 हो जाता है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? अगेन एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और फिर उसके बाद ये रखना है और ई रेस टू दी पावर ए एक्स। ये तब होगा जब व्हेन एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अभी भी अगर 0 हो जाता तो अगेन हम क्या करेंगे? एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय अगेन 3 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसा रखेंगे। क्लियर? तो ये बन गया इसका रूल। और रूल को समझने के लिए मेरे ख्याल से ये वाली स्टेप तो हमें क्लियर समझ में आ गई कि जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट रखना है। अगर 0 नहीं होता तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, आप नोट करते हुए जाएंगे। इसको पहले नोट करना है ये सारा और उसके बाद में ये रूल को भी लिखना है और इस रूल को प्रॉपर तरीके से आपको समझना है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर और उस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि कैसे इस रूल को अप्लाई किया जा सकता है। ध्यान देना, इधर एक क्वेश्चन है हमारे पास में, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d और माइनस 1 y और इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक। क्लियर सी बात है कि CF बनाएंगे हम इसका और CF निकाल लेंगे जो भी आएगा। हम केवल PI देखना चाह रहे हैं भाई, ऐसा क्वेश्चन है और बल्कि एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन हम CF में कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, है ना। तो CF तो बना ही लेंगे और CF इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, CF इज इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर और ई रेस टू दी पावर x, इतना आ जाएगा CF। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 ये इसके फैक्टर आएंगे। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है।
पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी डी वाला क्वेश्चन है उसको क्या किया जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। लिख देता हूं मैं, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर और प्लस 3d और -1 और e रेस टू दी पावर x, ये हो गया। हम क्या करते, जहां जहां सिंपल ही काम है ना, जो x का कोफिशिएंट है उसको जहां जहां डी है वहां पर रखना है, हमें रख के देखते हैं हम। देखिए x का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, 1 है, तो डी 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, चलिए यहां पर डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और -1 और e रेस टू दी पावर x। जहां जहां डी है वहां पर x का कोफिशिएंट रख दिया, और रखने के बाद में आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा, और 0 हो रहा तो अपना काम बिगड़ गया। यहां पर काम बिगड़ गया मतलब क्या करेंगे, ये क्या हो गया, 0 हो गया। और जब 0 होगा तो क्या करना है, x का मल्टीप्लिकेशन है यहां डी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, ध्यान देना। इधर हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डी के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखना डिफरेंशिएशन क्या कर रहा हूं मैं, ये 3 सामने जाएगा तो 3d स्क्वायर माइनस ये 2 सामने जाएगा तो 6d और प्लस 3, इतना हो गया, d का 1 और -1 का क्या हो गया, 0 हो गया। हमने सिंपल डिफरेंशिएशन किया इसका, और e रेस टू दी पावर x। और ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो हम यहां पर लिखेंगे ऐसा हमने इसलिए किया क्यों, क्योंकि f1 इज इक्वल टू क्या हो गया था, 0 हो गया था। ऐसा कारण देना है कि हमने क्या किया था, जहां जहां डी है वहां पर 1 रखा और ये 0 हो गया, इसलिए हमने ऐसा किया। आप देखेंगे कि जहां जहां डी है वहां पर 1 रख के देखिए, तो देखिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 और प्लस 3 और 3 माइनस 6 प्लस 3 और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। कहने का मतलब एक बार जब डिफरेंशिएशन किया आपने फिर भी 0 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6d और माइनस ये क्या हो जाएगा, d का 1 हो गया तो 6 और ये 0, तो e रेस टू दी पावर क्या हो गया, x हो गया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि f डैश 1 रखने के बाद में भी ये 0 हो गया था। ये f डैश था ना, यहां पर हमने 1 रख के देखा तो भी 0 हो गया। तो ये रफ जो है ना, ये रफ पर करके देखना है आपको, इसको इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते, फिर से 1 रख के देखते हम, और आप देखेंगे कि फिर से जब 1 रखेंगे तो डी के जगह तो 6 माइनस 6 अगेन 0 हो गया। तो f डबल डैश 1 भी क्या हो रहा, 0 हो रहा, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद में। तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर से x का मल्टीप्लिकेशन किया और इसका डी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो 6 आ गया, e रेस टू दी पावर x। अगेन जहां जहां डी है वहां पर फिर से 1 रखिए, x का कोफिशिएंट डी है ही नहीं तो 1 रखेंगे नहीं, इसका मतलब काम खत्म अपना। ये यहां पर डी खत्म हो गया, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, इसका पी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। और CF कितना है, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e रेस टू दी पावर x और प्लस x क्यूब e रेस टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 6, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो सिंपल काम है। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो घबराने की फिर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस रूल पर, ठीक है ना। इस रूल पर काफ़ी क्वेश्चन करेंगे और अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से एक बार समझिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। फिर मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं कि नहीं फटाफट हम तो खत्म करेंगे और फटाफट रूल समझ में, तो अब हमें रूल समझ में आ गया, अब क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। और इंजीनियरिंग हो चाहे BSc हो चाहे आपका कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स हो, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार टकराएगा, ठीक है ना। आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, हीट एंड वेव इक्वेशन करेंगे, ठीक है। मास्टर डिग्री में जब आप मैथ्स सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चे कई बार क्या होते हैं कि इसको पहले शॉर्ट में देख लिया और जब हायर डिग्री में जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो फिर परेशान होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो
तो देखते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस। छोटे, आज शाम को तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं बड़े, क्यों तू मूवी दिखाने ले जा रहा है क्या? नहीं छोटे, मैं सोच रहा हूँ मार्केट चलते हैं शाम को। मार्केट? क्यों, क्या लेना है तुझे? यार बहुत दिन से सोच रहा था एक रिस्ट वॉच लेने की। क्या करेगा वॉच का तू? कैसी बात कर रहा है तू? टाइम देखूंगा और क्या। बड़े मत ले वॉच, तेरे हाथ से खून निकल सकता है। छोटे तू पागल हो गया है, वॉच पहनने से खून क्यों निकलेगा? अरे बड़े, घड़ी में कांटे होते हैं, तेरे को चुभ जाएंगे। एकदम मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। अब इसके जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में e रेस टू दी पावर ax होना चाहिए, या तो e रेस टू दी पावर माइनस ax होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों का तो मतलब यहाँ x का कोफिशिएंट ये है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस a है। या तो फिर कांस्टेंट होना चाहिए, और जब कांस्टेंट रहेगा तो क्या किया जाएगा, कांस्टेंट इंटू ई रेस टू दी पावर 0x से लिखा जाएगा। ठीक है, या तो फिर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ ax होना चाहिए, या तो फिर कास हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ ax होना चाहिए। ठीक है, यदि जब ऐसा होगा तो क्या किया जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ई रेस टू दी पावर ax माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस ax डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फार्मूला बन जाता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ ax। और कास हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ ax का क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर ax प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस ax डिवाइडेड बाय 2। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन आता है तब यहाँ पर माइनस और कास रहेगा तब प्लस। और कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन ax और कास ax ये वाले क्वेश्चन इससे नहीं बनेंगे। ठीक है ना, कई बच्चे समझते कि नहीं सर ने तो साइन और कास की बात की थी, लेकिन मैं यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें हाइपरबोलिक एच नहीं लिखा है ना, तो जब ऐसा रहेगा तो इस मेथड से इसको नहीं बनाया जाएगा। बस इतनी बात याद रख लीजिए। हो सकता है कि आपकी बुक में या आपको और किसी ने और किसी मेथड से ऐसे क्वेश्चन को बताया है। ठीक है, लेकिन आप भाई क्या है, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कब कौन सी सिचुएशन पर क्या बनाया जाता है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि केवल इतने टाइप के क्वेश्चन को ही आपको इस मेथड से बनाना है, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको दूसरी मेथड अप्लाई करना है। क्लियर? देखिए स्टार्ट करते हैं हम यहां पर क्या करेंगे, पुटिंग डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 और y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस 3x। इतना आ गया, कोई नया काम नहीं किया, सब पुराना ही काम है, ऐसा हम पहले भी करते आ रहे हैं। ठीक है, क्या किया जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, जहां जहां d है वहां पर क्या रखा जाएगा, m रखा जाएगा। क्लियर? लेकिन राइट हैंड साइड में 0 ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। बस इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, 0 रखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन वास्तव में CF निकालने के लिए यूज की जाती है, इसलिए राइट हैंड साइड 0 रखा जाता है। m स्क्वायर प्लस 3m प्लस m और प्लस 3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m कॉमन निकलेगा तो क्या हो गया, m प्लस 3 और प्लस 1 कॉमन निकलेगा तो m प्लस 3 और इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 3 इंटू m प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 और -3। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई भी नया काम हमने नहीं किया। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, ध्यान देना इधर, जब भी राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तब क्या लिखा जाएगा, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, CF इज इक्वल टू, देखिए ना दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट है और रियल है, मतलब पहला रूल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या होता है, C1 ई रेस टू दी पावर -1x प्लस C2 ई रेस टू दी पावर -3x, और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ
पी आई इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, पी आई इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालेंगे हम तो होल डिवाइडेड बाय, बड़ा सिंपल काम है, जो भी डी वाला क्वेश्चन है या डी वाली इक्वेशन है इसको आपको नीचे लिखना है, डी स्क्वायर प्लस 4d और प्लस 3, ठीक है। और जो भी राइट हैंड साइड में है उसको आपको ये यहाँ पर लिखना है, ई रेस टू दी पावर माइनस 3x। और इस बात का ध्यान रहे कि इतनी टर्म को ना तो ऊपर लिखना है ना तो सामने लिखना है, ठीक है। जो भी राइट हैंड साइड में रहेगा उसको यहाँ पर लिखना है। उसका कारण क्या है तो हम इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि ये 1 डिवाइडेड बाय डी का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना अभी बाकी है, इसलिए आपको इसको न तो ऊपर लिखना है न ही सामने लिखना है। हाँ, यदि आप यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट होता तो उसको जरूर आप बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज वेरिएबल वाली टर्म को यहीं पर रखना है, बस इतनी बात का खास करके ध्यान रहे, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया जा सकता है, पी आई निकालते हैं हम, कंटिन्यू करते हैं इसको। पी आई इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, जहां जहां डी है वहां पर क्या रखेंगे आप, -3 रखेंगे, ठीक है। जहां जहां डी है वहां पर -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 और प्लस 3 और ई रेस टू दी पावर -3x और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा ये, 9 -12 और प्लस 3 कितना हो गया, 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 से 12 0। इसका मतलब आपको ये वाली टर्म नहीं लिखना है, इसीलिए क्या करना चाहिए, ये काम हमें रफर करके देखना चाहिए कि इसको अगर -3 रखा जाए तो कहीं जीरो तो नहीं हो रहा, ठीक है। और वैसे भी आपके पास में -3 एक फैक्टर आ गया ना, इसका मतलब -3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब जीरो हो रहा तो आपको क्या करना है, इसमें x का मल्टीप्लिकेशन करना है, बिल्कुल सिंपल काम। अगर जीरो नहीं होता ना तो यहीं पर अपना पी आई आ चुका होता, ठीक है ना, लेकिन जीरो हो गया, इसलिए क्या करना है, x का मल्टीप्लिकेशन और d के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। क्या होगा, 2d, देखिए डी स्क्वायर का क्या हो गया 2d और प्लस 4 और d की वैल्यू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और प्लस 3 यानी इतना हो गया, और e रेस टू दी पावर -3x इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, 1 से डिवाइडेड बाय 2 इंटू -3 और प्लस 4 और e रेस टू दी पावर -3x इज इक्वल टू क्या होगा, -6, तो 4 -6 कितना हो गया, 1 से डिवाइडेड बाय 4 -6 -2 और e रेस टू दी पावर -3x और इज इक्वल टू हो गया -1 से डिवाइडेड बाय 2 e रेस टू दी पावर -3x और ये बन गई इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये आ गया पी आई इज इक्वल टू, ठीक, पी आई आ गया। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। कंप्लीट सॉल्यूशन इज इज y इज इक्वल टू y क्यों, जो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, तो y के लिए तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। और सी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास में, c1 ई रेस टू दी पावर -x प्लस c2 ई रेस टू दी पावर -3x और प्लस माइनस 1 से डिवाइडेड बाय 2, 1 से ई रेस टू दी पावर -3x डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, y इज इक्वल टू इतना, ये इसका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल एकदम शार्ट में डी वाली टर्म नीचे लिखी, जहां x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट -3 है, तो जहां जहां d है वहां पर क्या करेंगे हम, जहां जहां d है वहां पर क्या रखेंगे, -3 रख देंगे। -3 रखने के कारण ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि फंक्शन ऑफ -3 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया था, ये 0 हो गया था। जब 0 हो गया तो आपको क्या करना है, x का मल्टीप्लिकेशन करना है और इसका d के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। ये कर दिया हमने डिफरेंशिएशन, d के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। अगेन जो x का कोफिशिएंट है वहां पर रखना है हमें, फिर देखना है कहीं 0 तो नहीं हो गया। अगर 0 होगा तो अगेन हमें क्या करना है, x का मल्टीप्लिकेशन d के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, लेकिन यहां पर 0 नहीं हुआ, इसलिए अपना ये पी आई आ चुका है। कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, d2y/dx2 प्लस 31dy/dx। देखिए क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझिएगा, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम, और फिर उसके बाद में आप अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन या आपको जहां से भी सोर्स मिलते हैं वहां से आप इसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है ना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया चैप्टर बनने वाला है। और बच्चे ये समझते हैं कि उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस न दे इसको, ठीक है ना। जैसे इंजीनियरिंग वाले बच्चे ये समझते हैं कि अरे हमें तो इंजीनियरिंग पढ़ना है भाई, मैथ्स से क्या लेना देना।
तो आपका जो इंजीनियरिंग रुकता है वो काय कारण, में से कारण नहीं रुकता, ये भी बात याद रहे, ठीक है ना। कहने का मतलब जब भी डेरिवेशन करेंगे तो कई जगह न्यूमेरिकल या डेरिवेशन में आपको ऐसी इक्वेशन आ जाएगी फिर इसका सॉल्यूशन निकालते नहीं बनेगा, तो वहीं पर बात क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कहने का मतलब मैथ्स का सपोर्ट के बिना अपनी इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी हम यहां पर बोल सकते हैं। ध्यान देना इधर, इसको मैं डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। कंसीडर करेंगे डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी, ठीक है ना। ये हो गया, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो गया, डी स्क्वायर प्लस 31d प्लस 240, ठीक है, y इज इक्वल टू 840 और e रेस टू दी पावर माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है। अभी यहां पर ध्यान देना, क्या किया जा सकता, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, जहां जहां डी है वहां पर क्या करेंगे हम, एम रखेंगे और राइट हैंड साइड क्या 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एम स्क्वायर प्लस 31m प्लस 240 और इज इक्वल टू 0। क्या किया जा सकता, तो स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस किसमें स्प्लिट हो जाएगा, 31 को 15 और 240 को ब्रेक करते हैं, 2 तो ये कितना हो जाएगा 120, 2 से ब्रेक करेंगे तो 60, 2 से ब्रेक करेंगे तो 30, 2 से ब्रेक करेंगे तो 15 और 3 से ब्रेक करेंगे तो 5 टाइम, है ना। तो 15, 2 2 4 4 8 8 16 और 15 में ब्रेक होगा, क्योंकि 16 इंटू 15 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 240 होगा और 16 और 15 को अगर 8 किया जाए तो 31 होगा, ठीक है ना। तो 16m प्लस 15m और प्लस 240 इज इक्वल टू 0। इसमें से m कॉमन निकलेगा तो क्या बचा हमारे पास में m प्लस 16 और प्लस इसमें से 15 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा m प्लस 16 और इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में फैक्टर बन जाएंगे m प्लस 15 और m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -15 एंड -16, ये हो गया। अब CF इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू C1 e रेस टू दी पावर -15x। ध्यान देना इधर, रूट्स कैसे है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है ना दोनों रूट, और रियल है, तो रियल है डिस्टिंक्ट है तो फर्स्ट रूल बनेगा C2 e रेस टू दी पावर -16x और इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब PI इज इक्वल टू, नाउ PI इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल काम है। PI का मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 के अपन में लाओ, ये जो D वाला है ना, D वाली टर्म को नीचे लिखिए आप, प्लस 31D और प्लस 240, ठीक है, और इधर क्या है 840 इंटू ई रेस टू दी पावर -x। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या किया जाए, तो आगे बढ़ाते हैं हम इस क्वेश्चन को, और यहां पर लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना इधर, ये तो 840 तो कांस्टेंट है ना भाई, जो काम की बातें नहीं है उसको बाहर लिखो, डिस्टर्ब मत करो बीच बीच में, ठीक है। डी स्क्वायर प्लस 31D प्लस 240, कई बार क्या होता है कि ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें दिखती ना कि बड़ा एक कन्फ्यूजन होने लगता है, तो छोटा करो उसको, बाहर ले जाते हैं हम, ठीक है ना। और ई रेस टू दी पावर -x, मैंने बोला था कि इसको तब तक उधर नहीं ले जाना है जब तक नीचे डी रहेगा, तो फिर क्यों ले गया, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप ले जा सकते, जैसे इंटीग्रेशन करते थे ना हम, इंटीग्रेशन 3x² dx, तो हम ऐसा नहीं कर देते थे, कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते थे और फिर उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करते रहते थे। तो वही काम यहाँ पर भी करना है कि ये भी तो वही है ना, एंटी डेरिवेटिव, बट डी का मतलब डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है ऊपर, तो 1 डिवाइडेड बाय डी का मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का क्या है, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, एंटी डेरिवेटिव का फंक्शन है 840। पहली बात तो ये देखिए कि -1 रखने पर 0 तो नहीं हो रहा ना 0, -1 का स्क्वायर प्लस 31 इंटू -1 और प्लस 240, ठीक है, और ई रेस टू दी पावर -x इज इक्वल टू 840 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, देखिए 240 ये -31 तो 241 है ना,
एक मिनट 241 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, -31 तो 210 बचा ना, 210 इतना हो गया। और e⁻⁻x जैसे को वैसे, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इससे इसको कैंसिल किया जाए तो कितने टाइम कैंसिल होगा, 4 टाइम कैंसिल होगा ना, 4 2 जा 8 तो 4 और e⁻⁻x और ये है PI = कितना सिंपल काम है, सीधा सीधा काम है कि आपको जहाँ जहाँ d दिखाई दे रहा है वहाँ पर x का कोफिशिएंट रखना है। अगर 0 होता है तो x का मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे d के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF प्लस PI। तो CF क्या है, कहा गया भाई CF C1 e⁻⁻15x प्लस C2 e⁻⁻16x और प्लस PI कितना है 4 e⁻⁻x। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं आगे भी, ठीक है ना। तो आपको देखना पूरे क्वेश्चन है, एक बार फिर प्रैक्टिस करना है और जब प्रैक्टिस अच्छा नोट करते हुए जाना है, ये सब सारी चीजें नोट करते हुए जाना, आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है। ये सारे नोट्स काम आएंगे इन फ्यूचर, ठीक है ना। जब भी आप इंजीनियरिंग करेंगे या इसके अलावा भी यदि आप BSc भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के इन्हीं सभी रूल की जरूरत होगी हमें, ठीक है। जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर इन सारे रूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3d2y/dx2। तो वही काम करना हमें, क्या करेंगे भाई, पहले सबसे पहला काम तो ये करना है कि d/dx और इसको क्या लिखेंगे हम, d कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3d² प्लस 2d और -1 और y e⁻1/2x प्लस 2 e⁻3x। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि वैसे लिखा, केवल मैंने इसको d में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, जहां जहां d है वहां पर क्या रखेंगे हम, m रखेंगे। तो 3m² प्लस 2m और -1 = क्या होगा 0। 3m² प्लस 3m -1 = 0 ब्रेक करेंगे हम इसको, और 3m कॉमन निकल रहा तो ये हो जाएगा m+1 और माइनस कॉमन निकल रहा तो m+1 = 0। अगेन m+1 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3m -1 = 0। और आप देखेंगे कि यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ गई है, m की वैल्यू आ जाएगी -1 और 1/3, ठीक है। तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज क्या होगा, CF = C1 e⁻⁻x। देखिए ना, दोनों रूट कैसे है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है और साथ में रियल है। तो पहला रूल लगेगा, सीधी बात, जो रूट है वो एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, C2 e⁻1/3x इतना हो गया। और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट भी दे देता हूं, ठीक है ना। अब PI = 1 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन पूरा 3d² प्लस 2d और -1। हमारे पास में ये है राइट हैंड साइड को आपको यहाँ पर लिखना है e⁻x/2 प्लस 2 e⁻3x, है ना। वही तरीका है ना जो राइट हैंड साइड में है। 2 टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 टर्म है तो दोनों टर्म को लिख दिया हमने यहाँ पर। नाउ PI = यहाँ पर कितनी टर्म है, 2 टर्म है। तो इसका क्या करता हूँ मैं, इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, जैसे हम इंटीग्रेशन में करते थे ना, जैसे x² प्लस sin x तो dx = क्या कर देते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव कर लेते थे, x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो सेम वही काम करना है हमें कि इसका दोनों पार्ट में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटिव बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ना बोले। 3d² प्लस 2d -1 और e⁻1/2x
प्लस 2 कांस्टेंट को बाहर लिख देता हूं मैं, और 3d² प्लस 2d और -1 और क्या है e⁻3x। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जस्ट हमने क्या किया, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1/2, ये जैसा का वैसा, ये जो 2 है ना कांस्टेंट को बाहर लिख दिया। केवल कांस्टेंट बाहर जा सकता है, x वाली टर्म बाहर नहीं जा सकती, ठीक है ना। जहां जहां d है वहां पर 1/2 रखना है हमें, तो 1/3 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 -1, ठीक है, और e⁻1/2x। बस ये याद रहे कि ये 0 तो नहीं हो रहा 0, ठीक है ना, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, 3/2 बच रहा है यहाँ पर, प्लस 2 इंटू 1/, जहां जहां d है वहां पर 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और -1। 0 तो नहीं हो रहा 0, और 0 नहीं हो रहा तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। इससे कैंसिल तो क्या बचेगा आपके पास 2/3 और e⁻1/2x। वही ये क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल तो 1 - 1 0 और 3/2 तो 2/3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2/3 प्लस देखिए 3 3 9 9 27, ठीक है, 27 और 6 27 और 6 30 33 32, तो 2/32 e⁻3x। और एक बार देखूंगा मैं, 9 27 और 6 27 30 33 33 32, ठीक, और ये 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2/3 e⁻1/2x और प्लस 1/16 e⁻3x, ठीक है। इसको दे देंगे हम इक्वेशन सेकंड। ये पीआई आपका आ चुका है, ठीक है। क्या किया जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, y = CF प्लस PI, ठीक है, CF प्लस PI। CF की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया CF, ये है C1 e⁻⁻x और प्लस C2 e⁻⁻x/3 प्लस 2/3 और 2/3 e⁻3x/2 प्लस e⁻3x/16, और ये बन जाएगा y = पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। यही हमसे पूछा गया था। समझ में आई ना बात, मजेदार है ना। मतलब आपको यहाँ पर ये पता चला कि जब 2 टर्म रहती है ना, 2 टर्म, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों को अलग अलग लेके चलना है। अलग अलग लेके चलना मतलब ये 2 क्वेश्चन बन गए ना, यहाँ पर इतना एक बन गया, ये इतना एक बन गया, ठीक है, और दोनों को लेते हुए कैलकुलेशन करते हुए हमें इस प्रकार से जाना है आगे की ओर। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, d2y/dx2 प्लस 2dy/dx प्लस 2y = इतना। बहुत मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। कैसे मजेदार क्वेश्चन है भाई, हमने अभी तक ये देखा कि sin hx को लिखा जा सकता है e⁻x माइनस e⁻−x/2। बस इस बात को ध्यान में रख लिया तो इजी है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखना, ध्यान देना इधर। सबसे पहला काम तो हम यहां पर ये करते हैं कि d/dx और = क्या कंसीडर करते हैं, d रख देते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, d² प्लस 2d और प्लस 2 और y = हो जाएगा 3 e⁻2x और sin hx है ना, तो यही से सॉल्व करना चालू कर देते हम। क्या हो जाएगा, या तो अभी रहने देते इसको sin hx, ठीक है, ऐसा रख देते हैं। या तो फिर एक काम करते हैं ना, इसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं ताकि आगे चल के इजी हो जाए अपना काम। इसको लिखा जा सकता है e⁻x, बिकॉज यहाँ पर ये लिख दिया माइनस e⁻−x/2, ठीक है, और = ध्यान देना इधर 3/2 और क्या हो जाएगा, इसका जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो e⁻3x माइनस e⁻x। सही है क्या सही है। इसका जब इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो e⁻2x और 1x कितना हो गया 3x, और e⁻2x और माइनस x, तो = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और d² प्लस 2d और प्लस 2 और y = इतना, ठीक है, = इतना हो गया। क्या किया जा सकता, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन
इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, जहां जहां डी है वहां पर क्या रखेंगे हम, एम रखेंगे। तो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। बस आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो चाहो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो। अगर फैक्टराइजेशन में कई बात समझ में नहीं आ रही है, और वास्तव में नहीं आ रही है समझ में, है ना, क्योंकि 4 और 2 में ब्रेक करेंगे तो काम अपना नहीं होगा। हो सकता है ना कि इमेजिनरी रूट आएंगे तो हम फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है ना, 2a और a की वैल्यू क्या है, 1 है। इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 8 में से तो ये क्या हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा इतना। ठीक है, एम इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा। क्या होगा, क्या होगा, एम इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा जब रहता है तो सी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स। ठीक है ना, और C1 कास बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, ये फार्मूला CF निकालने का। अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो अल्फा रहेगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल में जाएगा, और जब बीटा इमेजिनरी जो पार्ट है वो कास और साइन के साथ में लिखना है आपको। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। इसका मतलब इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, आंसर नहीं, CF इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, C1 कास एक्स प्लस C2 साइन एक्स, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी हमने। भाई एक्स के अल्फा की जगह 1 है और बीटा की भी जगह 1 है, और दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा क्वेश्चन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2, और यहाँ पर क्या बचा 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई रेस टू दी पावर 3x माइनस ई रेस टू दी पावर x, और इतना आ गया। सेम बन गया ना ये पिछले बार के जैसा, 2 टर्म्स। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 को बाहर निकाल दूं मैं, और हमारे पास में बचेगा 2 टर्म को सेपरेट कर देता हूं मैं, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 और ई रेस टू दी पावर 3x माइनस इसका इसमें भी करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 और ई रेस टू दी पावर x, ये हो गया। अब क्या होगा, इसको हटा दूं मैं। ठीक, आप ये जो मैं साइड में लिखते हुए जा रहा हूँ इसको भी नोट करते हुए जाएंगे भाई बगल में। ठीक है, मैं यहाँ पर जगह के हिसाब से मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ। ठीक, अब क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 तो रहेगा ही रहेगा, और जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट रखिए। 0 तो होगा ही नहीं क्योंकि सब पॉजिटिव है, इसलिए 0 नहीं होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और प्लस 2 और ई रेस टू दी पावर 3x माइनस जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 और ई रेस टू दी पावर x, ये हो गया। इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 ई रेस टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाय, देखिए 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 15, 16 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 और 1 5 ई रेस टू दी पावर x, ये हो गया। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करके करेंगे भी क्या, क्योंकि ऑलरेडी कॉमन निकला हुआ है 3/2 और ई रेस टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाय 17 और माइनस ई रेस टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 5, और ऐसा ही यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ये है पी आई, ये क्या है पी आई। इक्वेशन सेकेंड, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, और सी एफ प्लस पी आई, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ की वैल्यू कितनी है, कहा गया सी एफ की वैल्यू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स और C1 कास
कास एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। मेरे ख्याल से बड़े इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक बहुत अच्छे से समझा है, इसका जो फार्मूला है बहुत अच्छे से समझा है कि हमें वास्तव में करना क्या है, ठीक है ना। बेसिक पूरा क्लियर है तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और उसके लिए शर्त यह है कि आप शुरू से देखेंगे, ऐसा नहीं कि आप इस चैप्टर का या इस टॉपिक का लास्ट वीडियो पहले देख रहे हैं फिर उससे पहले वाला देख रहे हैं। भाई आप सीक्वेंस से देखेंगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सीक्वेंस से देखने के साथ में भी कंडीशन इमेज है ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा, यानी कि प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे कभी प्रॉब्लम आना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। d2y/dx2 माइनस dy/dx माइनस 6y इक्वल टू इतना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको d/dx को पहले हमें d में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो ये तो काम करना ही है हमें। क्या हो जाएगा? d² माइनस d माइनस 6 और y इज इक्वल टू e⁻x cos h2x, ठीक है ना। एक काम करता हूं ना, इसी को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, ठीक है, ताकि आगे जाके इतनी बड़ी टर्म न लेना पड़े। याद रहे कि e⁻x तो है ही यहाँ पर, ठीक है ना। साथ ही साथ में cos h हाइपरबोलिक फंक्शन है ये, तो क्या होता है e⁻2x प्लस e⁻−2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ध्यान देना 1/2। इसका जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो e⁻3x है ना, प्लस e⁻−x। भाई x और -2x तो क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। इतना हो गया। इसका मतलब यह है कि पहला काम तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? m² माइनस m माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? 0। फैक्टराइज करते हैं इसको। m² प्लस माइनस 3m प्लस 2m और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो m कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? m माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब अगेन m माइनस 3 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? m प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। और आप देखेंगे कि m की वैल्यू क्या आ गई? -2 और प्लस 3, ठीक है ना। देन CF इज इक्वल टू, डायरेक्ट CF लिख रहा हूँ मैं, CF इज इक्वल टू C1 e⁻−2x प्लस C2 e⁻3x। मेरे ख्याल से CF बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ तब जब आपने शुरू से वीडियो देखते आ रहे तो। और यदि आप अभी ये पहला वीडियो देखेंगे तो गारंटेड फिर तो प्रॉब्लम होना है, ठीक है ना। CF कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। PI भी लगभग मेरे ख्याल से जो एक्सपोनेंशियल वाला फर्स्ट रूल है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। PI इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, नहीं हुआ होगा PI अभी तक क्लियर, तो पहले तो आप रूल देखिए, अभी तक भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब तक रूल नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं होगा, यानी कहने का मतलब शुरू से आप इसको देखना होगा। d² माइनस d और माइनस 6 और क्या है यहाँ पर? 1/2। कितना है? 1/2 और e⁻3x प्लस e⁻−x, ठीक है, इतना हो गया। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो पहले बाहर लिख दिया करे, ठीक है। क्या होगा? PI इज इक्वल टू 1/2 को तो हम पहले बाहर निकाल देते ना, और यहां पर 2 टर्म है तो उसको अंदर दोनों के साथ में ले लेते। क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय d² माइनस d माइनस 6 और e⁻3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय d² माइनस d माइनस 6 और e⁻−x, ठीक है, इतना हो गया। आप करेंगे क्या? तो 1/2, इसका जहां जहां d है वहां पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे तो कितना हो गया? 9 माइनस 3 माइनस 6, ठीक है। और कहीं 0 तो नहीं हो रहा, तो बिल्कुल हो रहा 0। भाई 9 माइनस 9 0 हो गया ना, ये बात आ गई यहाँ पर। बात समझ में आ गई? आपको क्या करना है? जहां जहां d है वहां पर क्या रखना है? 3 रखना है, और 3 रखने के बाद में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो रहा? 0 हो रहा।
मतलब 3 रखने के बाद में जब 0 होता है तो x का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है इसका d के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो 2d माइनस 1 और e रेस टू द पावर 3x प्लस, अभी मत रखिए यहाँ पर वैल्यू बाद में रखेंगे हम, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 और e रेस टू द पावर माइनस x। ये बात समझ में आई क्या? मैंने यहाँ पर कारण भी लिख दिया भाई, ठीक है ना। कारण क्या है, जब हमने जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर 3 रखा तो 0 हो गया, इसलिए हमने x का मल्टीप्लिकेशन किया और इसका d के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया। कारण भी लिख दिया कि हमने फंक्शन ऑफ 3 रखा तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जहाँ d है वहाँ पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 माइनस 1 और e रेस टू द पावर 3x प्लस जहाँ जहाँ d है वहाँ पर माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 और माइनस 6 और e रेस टू द पावर माइनस x, ठीक है, इतना। और इज इक्वल टू 1/2 कितना हो गया, x e रेस टू द पावर 3x और डिवाइडेड बाय 6 और 1 5 प्लस कितना होगा, ये तो प्लस 1 हो गया, ये भी प्लस 1 हो गया, तो प्लस 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 e रेस टू द पावर माइनस x, ठीक है ना, इतना आ गया माइनस 4। और आप चाहो तो कॉमन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, पी आई इज इक्वल टू आ गया, पी आई इज इक्वल टू, और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। देखिए सी एफ कितना है, C1 e रेस टू द पावर माइनस 2x प्लस C2 e रेस टू द पावर 3x प्लस 1/2 और x e रेस टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 5 और माइनस 1/4 e रेस टू द पावर माइनस x, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। देखेंगे हम नेक्स्ट और इस रूल का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 6 dy बाई डी एक्स प्लस 9y और इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। 3 टर्म्स है भाई यहाँ पर, ठीक है ना, कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। पहले तो यहाँ पर ये देखते कि ये वास्तव में फर्स्ट रूल है या नहीं है, तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल है, और यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है इससे, ठीक है ना। इसका मतलब ये फर्स्ट रूल का ही क्वेश्चन बनने वाला है। पहली बात तो इसको डी के फॉर्म में कन्वर्ट करते तो डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y, ठीक है, 9y इज इक्वल टू 6 e रेस टू द पावर 3x प्लस 7 e रेस टू द पावर माइनस 2x और माइनस log 2, ये तो कांस्टेंट है, e रेस टू द पावर 0x, ऐसा लिखेंगे हम जब उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं बन पाएगा फर्स्ट इससे फर्स्ट रूल से, इसका मतलब हमें एक्सपोनेंशियल में ऐसा लिखना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 6m और प्लस 9 और इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और इसको लिखा जा सकता है m माइनस 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया ना, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई, 3 और 3। रूट्स कैसे इक्वल, और जब रूट्स इक्वल रहेंगे तो इक्वल वाला रूल लगेगा, क्या होगा, सी एफ इज इक्वल टू C1 प्लस C2x और e रेस टू द पावर 3x, ठीक है ना, इतना हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब पी आई इज इक्वल टू पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 के अपान में डी स्क्वायर माइनस 6d और प्लस 9 और ये हो जाएगा 6 e रेस टू द पावर 3x प्लस 7 e रेस टू द पावर माइनस 2x और माइनस log 2, है ना। ये अभी न भी लिखे तो चलेगा, आगे जाके हम इसको चेंज करेंगे। 3 टर्म्स है ना, तो 3 को सबको सेपरेट करते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 और 6 e रेस टू द पावर 3x प्लस, या एक काम करते हैं ना, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकलते हुए चलते ताकि एक स्टेप में अपना काम हो जाए, ठीक है ना। 6 कांस्टेंट है और e रेस टू द पावर 3x प्लस 7 कांस्टेंट है, 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 6d
-6d प्लस 9 और e रेस टू दी पावर -2x और माइनस log 2b क्या है, कांस्टेंट है, और 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर -6d प्लस 9 और e रेस टू दी पावर 0x। भाई यहां पर क्या बचा, log 2 तो बाहर निकल गया तो 1, तो 1 को e रेस टू दी पावर 0x लिखा जा सकता है। तो इसलिए हमने जब भी इसका रूल की बात की थी तब शुरू में ही हमने डिस्कशन कर लिया था कि भाई अगर हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक फंक्शन रहेगा या कास हाइपरबोलिक फंक्शन रहेगा या एक्सपोनेंशियल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, इन कंडीशन पर आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है। जहां जहां डी है वहां पर आप अगर 3 रखते तो 3 3 9 और 9 18 और -18 जीरो हो रहा, इसका मतलब क्या करना होगा आपको, जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या करना होगा, x का मल्टीप्लिकेशन और d के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 2d -6, ठीक है, और e रेस टू दी पावर 3x प्लस इसको तो जैसे कि वैसे लिखिए, अभी सब में वैल्यू एक साथ में रखेंगे हम, d स्क्वायर -6d प्लस 9 और e रेस टू दी पावर -2x। -2 अगर रखा जाए तो कितना हो जाएगा, -2 तो 4, ध्यान देना इधर, -2 रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 9 कितना हो गया, 13 और 12, ये नहीं होगा 0। अदरवाइज यहाँ पर भी हम डिफ्रेंशिएशन और उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, डी स्क्वायर -6d प्लस 9 और यहाँ पर भी 0 नहीं होगा, तो इसको जैसे कि वैसे ही रखिए, अभी आप सब में एक साथ में रखेंगे वैल्यू, है ना। पी आई इजिकल टू 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, जहाँ यहाँ पर एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा कि फंक्शन आप क्या रख रहे थे, हम 3 रख रहे थे, तो ये क्या हो गया था, 0 हो गया था। जहां जहां d है वहां पर 3 रखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 6 -6 अगेन 0 हो रहा, इसका मतलब क्या करेंगे हम, x का मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन और इसका d के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और e रेस टू दी पावर 3x प्लस 7। भाई हमने क्या किया, 3 रखा था तो 0 हो गया था ना, यहां पर जहां जहां d है वहां पर -2 रखेंगे हम, तो -2 का स्क्वायर और -6 इंटू -2 और प्लस 9 और e रेस टू दी पावर -2x, ठीक है, माइनस log 2 डिवाइडेड बाय, जहां जहां d है वहां पर 0 रखेंगे, तो 0 -0 प्लस 9 और e रेस टू दी पावर 0x, क्लियर। अब जहां जहां d है वहां पर 3 रखिए, तो d है ही नहीं, तो 3 रखेंगे नहीं, हो गया काम अपना। तो ये कितना हो जाएगा, पी आई इजिकल टू 2 से 3 टाइम कैंसिल, तो 3x स्क्वायर और e रेस टू दी पावर 3x, इतना आ गया, प्लस यहां पर देखिए 4 और 9 कितना हो गया, 13 प्लस 12 25, ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाय 25 प्लस का और e रेस टू दी पावर -2x माइनस कितना हो जाएगा, log 2 डिवाइडेड बाय 9 और e रेस टू दी पावर 0x, तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये बन गया इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन क्या बन गई, ये सेकेंड बन गई। कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई इजिकल टू सी एफ कितना है, C1 प्लस C2x और e रेस टू दी पावर 3x प्लस, ठीक है, देखना कहाँ से किधर चल रहा था अपना क्वेश्चन, ठीक है, जगह के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं। हाँ ये हो गया, CF लिख दिया, PI 3x स्क्वायर e रेस टू दी पावर 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 25 e रेस टू दी पावर -2x माइनस 1/9 और log 2, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा CF प्लस PI। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी इसमें, है ना। जितने भी क्वेश्चन किए आपने एक बार देख लिया, एक बार इनको बना के भी देखिए, जब तक बना के नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं होगा। और खास करके मैं आपको ये बता दूं कि जब तक फर्स्ट रूल क्लियर नहीं होगा तब तक सेकंड को टच नहीं करना है, जब तक CF कंप्लीट नहीं है तब तक PI को टच नहीं करना है, जब तक CF और PI का फर्स्ट रूल नहीं आएगा तब तक सेकंड को नहीं करना है, जब तक फर्स्ट और सेकंड क्लियर नहीं है तब तक थर्ड को नहीं करना है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम
हो सकती है। तो आपको प्रॉपर तरीके से आप तैयारी करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए ही आगे जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या होता है पीआई करने के लिए, उसके बारे में पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद में और क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे।